लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एंटोनियो लेवाइजर। ठीक है, लेवाइजर क्या कहते हैं इस लॉ में? क्या था इस लॉ में? था, लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ atom is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atom is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atom is neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. And the mass of reactant तो क्या होगा? एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के भीतर ना तो एटम बनता है ना क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो होगा क्या? अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। जैसे मान लो आपने लिया क्या, एक सिंपल एग्जांपल ये आपने क्या लिया? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को आपने क्या किया? थर्मली डिकम्पोज किया। मतलब इसका क्या किया आपने? थर्मल डिकम्पोजिशन किया। मतलब उसको हीट देकर आपने क्या किया? ब्रेक किया। हीट देकर अगर आपने ब्रेक किया तो क्या बनेगा? ये बनेगा CaO प्लस यहां से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? CO2। कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? CO2। अब देखो इसका मास क्या, यहाँ पे LHS मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या हो गया? राइट हैंड साइड। क्या मैं देख सकता हूं कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों के बराबर है? तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा पहले तो इसको बैलेंस किया जाए। बैलेंस तो है ही ऑलरेडी। कितने कैल्शियम इधर है? 1। यहाँ कितना कैल्शियम है? 1। दिख रहा है आपको? कितना कार्बन यहाँ पे? 1। यहाँ कितना कार्बन है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 3। और यहाँ कितना है? 2 और 1 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एटम तो बराबर है। एटम मतलब क्या हुआ है? ना क्रिएट हुआ है और ना ही क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हुआ है। इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों क्या होगा? बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं। कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 mu, बोलो जी, प्लस एक कार्बन कितना होता है? 12, प्लस एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 3 का कितना हो जाएगा? 48। आया समझ में? तो ये देखो 48 टोटल कितना जाएगा? 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। कितना आ रहा है इधर? 100। कितना आ रहा है? 100। यहां देखो CaO कैल्शियम कितना हो जाएगा? 40। ऑक्सीजन एक कितना हो जाएगा? 16 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा? 12 प्लस ऑक्सीजन का 2 है तो कितना आ जाएगा? 32। आया समझ में? और जब इसको भी आप देखोगे तो ये भी कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? ऐड कर लीजिएगा, देखिए कितना आएगा? कितना आएगा? 100 ग्राम। अब देखो यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, मतलब जो क्या है आपका रिएक्टेंट का क्या है? मास है। वो किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या हो गया? बराबर हो गया। मतलब क्या हो गया? मैं कह सकता हूं कि LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? क्या हो गया? RHS हो गया। LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS हो गया। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया? मास ऑफ प्रोडक्ट हो गया। यहां पे LHS RHS से क्या हो गया? बराबर हो गया। ऐसा समझ में? तो कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जो क्या करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है? कि फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है? फॉलो करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कि वह एक क्या है? वह इक्वेशन क्या है? वह इक्वेशन एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आया था एक बार, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कई बार आता है, एग्जाम में आता है, आपके टेस्ट पेपर में आ सकता है, आपके प्री बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड के भी पेपर में एक बार आया था, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको क्या करिए आप एक्सप्लेन करिए किसी एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल आपके सामने है और क्या लिखेंगे? इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन? क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपसे कहा जाए तो? कोई भी ऐसी केमिकल इक्वेशन जो किसको फॉलो करेगी? द केमिकल इक्वेशन विच फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी? फॉलो करेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जब फॉलो करेगी तो क्या होगा? जितने एटम रिएक्टेंट साइड में जिस जिस एलिमेंट के होंगे वही क्या होंगे? उतने ही किधर होंगे? प्रोडक्ट साइड में होंगे।
तो नंबर ऑफ एटम अगर दोनों साइड में क्या है, बराबर है, तो वही क्या कहलाती है, वही तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल और समझो, मान लो मैंने लिया एग्जांपल नंबर 2, आप पढ़ते हो ना N2 प्लस H2 गिव्स NH3, तो दिस इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, अनबैलेंस्ड है। क्या बेटा है, दिस इज द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा अनबैलेंस को क्या बोलते हैं, स्केलेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इधर देखो नाइट्रोजन कितना है, 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, हो ही नहीं सकता। आप क्या पढ़े, आपने पढ़ा कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 2 एटम नाइट्रोजन के थे रिएक्टेंट साइड में और जब प्रोडक्ट बना तो क्या हो गया, ये गायब हो गया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना अभी कितना है, 3, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब प्रोडक्ट बने तो कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो ये क्या है, ये इक्वेशन हमने क्या लिखी है, अब तक इक्वेशन हमने क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन को क्या करना होगा, क्या करना होगा बेटा, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। ठीक है, यहां देखो नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर कितना है, 2 है, तो मैं क्या कर दूंगा, आगे लगाऊंगा 2। जैसे नाइट्रोजन को 2 करूंगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यहां हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके आगे लगा दूंगा क्या, 3। तो अभी हमारी जो इक्वेशन बनेगी बैलेंस वाली, क्या बनेगी, N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। ये जो है, अच्छा ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है कि नहीं करती है, थोड़ा इसका मास चेक करते हैं। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 mu, तो 2 का कितना हो जाएगा, 28 प्लस कितना हाइड्रोजन है, 6, कितने हैं, 6, तो कितना हो जाएगा, 6, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 ग्राम ही लिख लेते हैं। ठीक है, इधर आइए देखो कितने नाइट्रोजन, 2 का कितना हो जाएगा, 28 प्लस कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं, 6, कितना हो जाएगा, 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 34। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, RHS। और किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए अगर LHS इक्वल्स टू क्या होता है, RHS होता है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट अगर मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है बेटा, बराबर होता है, तो मैं उन सारी रिएक्शन इक्वेशन को क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये अनबैलेंस थी और ये क्या होगी आपकी, बैलेंस हो गई, किस मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, क्लास 10th लेवल पे यू ऑलवेज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1 में बैलेंसिंग पढ़ाई जा रही है, 2 में भी उसका यूज करना है, 3 में भी यूज करना है और 4 में भी यूज करना है। ठीक है, अब जब आपको बैलेंसिंग सिखा दी गई है, बैलेंसिंग जब आपको बता दिया गया है कि बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लिखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब आप जान गए हैं तो हमेशा यू ऑलवेज राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको हमेशा क्या लिखना होगा, हमेशा आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होगा। आया समझ में, तो ये आप नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल, इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं। ठीक है, ये एंटोनियो लेवाइजर ने दिया था, एंटोनियो लेवाइजर को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, पता है ना आपको, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं एंटोनियो लेवाइजर को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब दिया था मुझे याद नहीं आ रहा, ईयर नहीं याद आ रहा, लेकिन ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं कि मास जो होता है, मास ना क्रिएट होता ना मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। मास की बात तभी की जाएगी ना जब एटम की बात की जाएगी, एटम का ही तो क्या होता है, मास होता है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के भीतर मतलब किसी भी रिएक्शन के भीतर कौन जाके पार्टिसिपेट करता है, एटम ही पार्टिसिपेट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एटम अपने एटॉमिक फॉर्म या फिर अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाके क्या करता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि एटम ही क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एटम ही क्या करते हैं, रिएक्शन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास हमेशा अगर किसके बराबर है, प्रोडक्ट के मास के क्या है, बराबर है, तो वह इक्वेशन हमेशा क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। मानते कि नहीं मानते इस बात को, आप मानते हो ना, नोट कर लो इसको फटाक से, दोनों रिएक्शन नोट करिए और नोट करके फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।